हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम, वंदे मातरम, राधे राधे, जितना भी नमस्कार का प्रकार हो सकता है, आदाब सभी को मैं सत्येंद्र कुमार नमस्कार करता हूं और आप सभी का जीएस वाला एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एस्पिरेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, यूपी पीसीएस में आरओ का एग्जाम होता है, टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं जहां पर एसएसटी के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्ट साइड के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए आज का हमारा वीडियो होगा गवर्नमेंट एग्जाम की। सभी गवर्नमेंट एग्जाम वन वीडियो के माध्यम से सभी एग्जाम को कवर करने की कोशिश की गई है। और आज के लेक्चर में मैं हिस्ट्री के पुराने एमसीक्यू जो महाजनपद से संबंधित होंगे, महाजनपद काल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि जीएस बाला एकेडमी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, मैं पिछले 5 वर्ष से एजुकेटर टीचिंग इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूं और मैं हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के साथ साथ बाल मनोविज्ञान जिसे सीडीपी के नाम से जानते हैं, जो टीचिंग के एग्जाम में आता है, और ईवीएस, करंट अफेयर, पॉलिटी और निबंध जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और बच्चों, पिछले कुछ समय से सीडीपी और ईवीएस के रिजल्ट और सीडीपी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जहां मैं पढ़ाता हूं अपने क्षेत्र में। तो एक थोड़ा सा प्रयास किया गया है, अगर थोड़ा सा ईमानदारी सा प्रयास जो किया जाए, अगर हम उसमें ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ देने की कोशिश करें, डेडिकेशन, तो यकीन मानिए वक्त लगता है लेकिन रिजल्ट हम लोग को सकारात्मक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी बात को मैं मूल मंत्र मान के अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं कि देखिए, कभी भी लर्निंग खत्म नहीं होती और सीखने का कभी अंत नहीं होता। जब तक हैं आप, जब तक सीखते रहिए, तब तक अपनी नॉलेज को वास्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए। तो ये एक जनरल सी टॉक करी मैंने आपके साथ। अगर इस टॉक के साथ अगर मैं इस बात को कंप्लीट नहीं करूं तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ पढ़ने से संबंधित होगा। लेकिन आज का लेक्चर हमारा पढ़ने से संबंधित तो है ही, एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन एक जनरल वीडियो है जो कोविड के समय एक मैसेज का काम करेगा आप लोगों के लिए। सिर्फ बच्चा लोग इस समय अपने आसपास आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बना के रखना है। हो सके यूट्यूब जैसे, कोरोना जैसी न्यूज़ों को आप कम देखिए, न्यूज़ पर भी कोरोना पे, टीवी चैनल पे भी कोरोना जैसी न्यूज़ को कम देखिए। अगर आप बार बार देखेंगे तो वो आपके दिमाग पे हावी होगा, नेगेटिविटी देगा, और ये नेगेटिविटी आपके शरीर पर भारी होती जाएगी और थोड़ा सा भी आपका मैग्नेटिक मंडल और ओरा या इम्यूनिटी पावर वीक हो जाएगा अगर आप यही सब चीजें दिन भर सोचते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बना के रखिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बना के रखिए। अब बात आती है कि ये पॉजिटिविटी आएगी कहां से? तो आपको करना इतना सा ही है कि अच्छी बातें सोचें, नेगेटिव चीजों को कम देखें, और साथ में कॉमेडी जैसी, एंटरटेनमेंट जैसी चीजों का सहारा इस समय आप ले सकते हैं। खाने पीने का, खाना अच्छा खाना खाइए, खाना अगर अच्छा होगा, फल फ्रूट का सेवन करिए। अगर इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हो और इस पॉजिटिव और हैप्पी रहने की कोशिश करिए, और इस एनर्जी को आपको सिर्फ अपने पास ही नहीं रखना है, इस एनर्जी को आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने घर परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ, समाज के हर उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि आप भी समाज में ही रहने वाले हो, आप इस देश के नागरिक हो, तो कहीं ना कहीं एक नैतिक दायित्व ही है कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी है आपके पास, तो इस एनर्जी को अपने दोस्त यारों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही रोकेगी आपको कोरोना से लड़ने में, और ये कोरोना आपके पास नहीं आएगा। वर्तमान के जो सीन, दृश्य चल रहे हैं, कितने खतरनाक हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन जल्दी हम लोग को इससे मुक्ति मिलेगी। पॉजिटिव सोच बना के रखिए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर मैं सत्येंद्र कुमार स्टार्ट करता हूं, जहां पर महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल से संबंधित हमारा लेक्चर होगा। तो आइए हम लोग एमसीक्यू, पुराने क्वेश्चंस के माध्यम से, पुराने क्वेश्चन जो यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरओ एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनकी थ्योरी को मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो आइए हम लोग कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बच्चा लोग बोल रहा है कि व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, यानी कि जब
अलेक्जेंडर, यानी कि अलेक्जेंडर क्या था, सिकंदर की उपाधि थी, और सिकंदर को हम लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते थे, क्योंकि सिकंदर जो था वो यूनान के या ग्रीक के अलेक्जेंडर पोर्शन से आया था, और अलेक्जेंडर एक उपाधि होती थी जिसका अर्थ होता था एक महान राजा। तो सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते थे। और जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो हु वाज द रूलर ऑफ मगध, तो उस समय मगध का राजा कौन हुआ करता था, मौर्य, नंद, शिशुनाग, हर्यक वंश। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिस समय अलेक्जेंडर ने हमला किया उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बिल्कुल सही है। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप घर पे टीवी भी देखते होंगे ना, तो कभी कभार ये सब चीजें आपके दिमाग में रिकॉल का काम करती हैं। मुझे याद है कि मैं एक दिन सीरियल देख रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, ठीक है, टीवी पर आ रहा था। तो होता क्या है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन नहीं आया और चंद्रगुप्त से पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था, तो नंद वंश ने या घनानंद वंश का एक राजा था बहुत ही खतरनाक, जिसका नाम था घनानंद। तो घनानंद ने एक बार ब्राह्मण भोज का आयोजन कराया। सभी ब्राह्मण भोज इस नंद वंश में पधारे जो कि मगध पर शासन करता था, और उस समय नंद का राजा घनानंद हुआ करता था। तो इस ब्राह्मण भोज में आचार्य चाणक्य, जिन्हें कुटिल या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक बहुत फेमस ग्रंथ डॉक्यूमेंट लिखा था जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो यही कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त इस ब्राह्मण भोज में पधारे, लेकिन भोजन ग्रहण करने से पहले उन्होंने नंद वंश में जो भी कमियां थी, जो अराजकता फैली हुई थी, जनता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और साथ में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली सीमा पर तो बिल्कुल ही विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। वहां पे जो छोटे मोटे राजा होते थे आपस में लड़ रहे थे, और नंद वंश का राजा घनानंद बिल्कुल अय्यासी में, सोम रस में, अल्कोहल पी के, नृत्य देख के, डांस देखकर बिल्कुल चौड़ा हुआ जा रहा था, बिल्कुल मजे में था। राजा कैसा होना चाहिए, कैसी सिस्टम चलना चाहिए, बिल्कुल वो बिल्कुल बर्बाद, पैसा बर्बाद कर रहा था घर। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य ने इन सब बातों को रखा, तो नंद वंश का राजा घनानंद नाराज हो गया और उन्होंने धक्का दे दिया आचार्य चाणक्य को। आचार्य चाणक्य जमीन पर गिर गए, उनकी चोटी पोनी खुल गई। उनका काम ही, आचार्य चाणक्य ने किया ही क्या था, यही तो बोला था कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा देखो, वहां पर यूनान से, ग्रीक से, मध्य एशिया होते हुए, ईरान होते हुए, खुरासान होते हुए एक राजा भारत में आ गया है, आपके पाकिस्तान क्षेत्र में पहुंच चुका है। उसका नाम है सिकंदर दी ग्रेट, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। तो ध्यान में रखिएगा, यही चीज उन्होंने बताई थी नंद वंश को। तो यही मैंने आपको बताया, लेकिन नंद वंश का राजा नाराज हो गया और उन्होंने आचार्य चाणक्य को जमीन पर गिरा दिया। तभी आचार्य चाणक्य ने ठान लिया था कि मुझे भारत पर एक ऐसे राजा का निर्माण करना है, ऐसे राज्य को स्थापित करना है जो पूरे अखंड भारत को एक साथ ले सके। टुकड़ा वाला भारत नहीं चाहिए, जिसकी सीमा पूरब में ब्रह्मपुत्र से लेके गुजरात तक फैली हो, पश्चिम तक, और कश्मीर से लेके, कश्मीर यानी कि उत्तर, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई ऐसा अखंड राजा मुझे चाहिए है। ऐसा चक्रवर्ती राजा चाहिए मुझे, जो पूरे भारत पे अखंड तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करे। तो होता कुछ नहीं है कि एक दिन आचार्य चाणक्य जब इस सभा से निकले तो उन्हें रास्ते में एक छोटा सा बालक दिखा जिसका नाम था चंदू, जिसकी माँ का नाम था मूरा। चंदू को बोला उन्होंने चंद्रगुप्त, मूरा को बोला मौर्य। यहां से आपका चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना आगे चल के हुई थी। लेकिन ये तो आगे की स्टोरी बता दी, हमने तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब अलेक्जेंडर ने हमला किया तो उस समय मगध पर कौन हुआ करता था, नंद वंश का शासन हुआ था। उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज एट। वो ये बोल रहा है कि भाई बच्चा लोग कि भाई प्राचीन भारत के इतिहास में मगध की सबसे प्राचीन राजधानी क्या हुआ करती थी? मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में या उत्तर भारत में राजवंशों की शुरुआत मगध किंगडम से मानी जाती है। मगध यानी कि बिहार का क्षेत्र, और उत्तर भारत में राजवंश की शुरुआत मगध किंगडम से मानी जाती है। और इस मगध किंगडम की या मगध राजवंश की स्थापना सबसे पहले प्राचीन भारत में जो की गई थी बिहार में, और इस मगध किंगडम की जो राजधानी हुआ करती थी वो राजगीर हुआ करती थी। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मगध की प्रारंभ में राजधानी राजगीर थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जानते थे। बाद में आगे चल के राजधानी आपकी हुई थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है। हमें हमारे क्वेश्चन तक सीमित रखिए। क्वेश्चन में सिर्फ यही बोल रहा है कि मगध किंगडम की प्राचीनतम राजधानी, तो ऑप्शन लगाना है डी। राजगीर पहले राजधानी थी, पाटलिपुत्र बाद में बनी है। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपने लगा लिया होगा। एनर्जी रखिए अपने पास, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी रखिएगा, बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? नंद वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार? बिल्कुल नहीं। बिंबिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु? बिल्कुल नहीं। अजातशत्रु तो बिंबिसार का बेटा था, यानी कि अजातशत्रु भी हर्यक वंश का था। और हमें पता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था। और दोनों ही किस वंश के हैं? हर्यक वंश के हैं। और हर्यक वंश में बेटा पिता को मार देता था, इसलिए इसे हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता था। यानी कि ए सी तो हो ही नहीं सकते। बी ऑप्शन बोल रहा है धनानंद, तो इसको घनानंद भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं होगा। नंद वंश की स्थापना महापदम नंद ने की थी, और इस महापदम नंद की 8 संतानों में से एक संतान हुआ करती थी जिसका नाम था घनानंद, जो बहुत ताकतवर हुआ करता था। लेकिन क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो वो महापदम नंद था। और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली स्टूडेंट्स आपने लगा लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। हाँ राजा, हाँ बिल्कुल राजा। देखो मैं चला रहा हूं क्लास, तो इस समय डिस्टर्ब ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आता है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? या सिंपल सा ये बोले कि पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाई? महापदम नंद ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, उदयन ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इनिशियली मगध राजवंश जो था उस पर किंगडम आया पहले हर्यक वंश, फिर उसके बाद आया आपका शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद आया नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ये एक जनरल पैटर्न मैंने बताया जो हम लोग को पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी या पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो आंसर लगाएंगे आप लोग उदयन। उदयन जो कि आपका हर्यक वंश का था। इनिशियली हर्यक वंश ने जो मगध राजवंश की स्थापना करी, इनिशियली राजधानी राजगीर थी या राजगृह थी, लेकिन आगे चल के राजधानी आपकी क्या हो गई? पाटलिपुत्र या पटना हुई। तो इस पाटलिपुत्र या पटना को राजधानी बनाने का काम किसने करा था? उदयन ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल रहा हूं, उदयन कैपिटल पाटलिपुत्र ले गया था। और पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से जानते हैं।
और देखिएगा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के अपने अपने प्रॉफिट हैं। मैं आपसे बोलूं कि आपका घर सेंट्रल में है, आवागमन बिल्कुल आसपास है, और आपके घर के आसपास कुएं हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, तो वहां की जलवायु भी अच्छी होगी, नदियां हैं तो मिट्टी भी अच्छी होगी। तो यही प्रॉपर्टी से युक्त आपका पाटलिपुत्र होता था। इन्हीं फीचर्स क्वालिटी के वजह से लोग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाते थे, और पाटलिपुत्र के समीप लोहा आसानी से मिल जाता था, और इसी पाटलिपुत्र के समीप बंगाल लगता था, जहां से बंगाल से इनको हाथी आसानी से मिल जाते थे सेना के लिए। तमाम रीजनों की वजह से पाटलिपुत्र का प्राचीन भारत के इतिहास में महत्व रहा है। उम्मीद करता हूं ऑप्शन आपने उदयन लगा लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, यानी कि जो 16 महाजनपद हैं, 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो उस महाजनपदों की जानकारी इनमें से किस में है? संयुक्त निकाय, महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अंगुत्तर निकाय। सबसे पहले महाभारत बहुत ही गलत ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं होगा। छांदोग्य उपनिषद में भी नहीं। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है। देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि महाजनपदों की सबसे प्रमाणिक जानकारी, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ध्यान में रखना। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ज्यादातर वो यही पूछता है कि महाजनपदों से संबंधित जो जानकारी है वो अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपने लगा लिया होगा। अब देखिएगा, 16 महाजनपद की बात आ रही है। इन 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, हम लोग लास्ट में मैप के माध्यम से जरूर देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर पर आते हैं। देखिएगा, बाय whom the first republic of the world was established in वैशाली। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिपब्लिक, रिपब्लिक का अर्थ होता है गणराज्य, गणतंत्र। गण यानी लोग, तंत्र यानी सिस्टम, यानी कि लोगों से बना तंत्र, जहां पर लोग शासन करते हैं। ऐसा शासन रिपब्लिक कहलाता है जहां लोकतंत्र के फीचर उपस्थित हो। तो ऐसा रिपब्लिक कौन सा था जहां का राजा जो होता था वो लोग चुनते थे, आनुवांशिक नहीं, लोग चुनते थे। ऐसी व्यवस्था को रिपब्लिक कहते हैं। तो जो विश्व में सबसे पहले रिपब्लिक वाली व्यवस्था भारत में आई, और वो भारत में सर्वप्रथम कहां देखी गई, वो वैशाली में थी। किस क्षेत्र में सबसे पहले, किस महाजनपद में इस रिपब्लिक को सबसे पहले वैशाली क्षेत्र में स्टार्ट किया? लिच्छवी ने, गुप्त ने, नंद वंश ने, मौर्य वंश ने। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन 4 में से हमें आंसर देना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, 16 महाजनपदों में लिच्छवी कुल हुआ करता था, और ये लिच्छवी कुल जो होता था ना 8 भागों में था, और लिच्छवी जिसकी कैपिटल वैशाली हुआ करती थी। तो ये 8 अलग अलग भाग जो थे लिच्छवी, मान लेते हैं लिच्छवी एक कुल है, एक स्टेट है जिसकी कैपिटल वैशाली है, लेकिन इस लिच्छवी को 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, और हर 8 भाग का शासन ऐसा रिपब्लिक काम करता था। और सबसे पहले रिपब्लिक की व्यवस्था भारत में वैशाली में हुई, और वैशाली जो था स्टेबलाइज वैशाली में किया गया था। तो वो रिपब्लिक का नाम क्या था? लिच्छवी हुआ करता था, 8 में से एक कुल, जिसकी कैपिटल मुख्यतः क्या थी? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग लगा लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से सुनेंगे। विच अर्ली रूलर ऑफ द मगध murdered his father to ascend the throne and his son was murdered by his own son? ध्यान से सुनेंगे, क्या बोल रहा है? which early ruler of Magad murdered his father to ascend the throne and in turn was murdered by his own son? यानी कि कहीं ना कहीं वो हम लोग को हर्यक वंश की याद दिला रहा है। हर्यक वंश कहां पर था? मगध पर। और मगध पर सबसे पहले वंश किसने स्थापित किया? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार।
ठीक है। बिंबिसार का बेटा था आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था उसने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया। अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है, लेकिन अजातशत्रु का बेटा हुआ करता था उदयन। उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया। तो वो यही 2 बार रिपीट बोला, जब राजा बना तो उसके बेटे ने मारा, और फिर अगेन उसकी हत्या कर दी गई खुद के उसके सन के द्वारा। यानी कि सबसे पहले बिंबिसार फाउंडर, उसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा। अजातशत्रु का बेटा था उदयन, उदयन ने अजातशत्रु को मारा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो बॉम्बे होगा, उदयन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने लगा लिया होगा आंसर। ध्यान से समझिएगा, इतिहास में पितृ हत्यारा वंश के नाम से फेमस है आपका कौन सा वंश? हर्यक वंश। ठीक है, अब थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं। देखो, पढ़ते चलो तो थोड़ी बहुत स्टोरी भी ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश का फाउंडर तो आप लोग का बिंबिसार था। बिंबिसार इतिहास में वैवाहिक संबंध के लिए जाता था, बहुत अच्छे से परिचित था कि लिच्छवी कुल से शादी कर लो, प्रसन्नजीत की बहन से शादी कर लो, क्योंकि जितने बड़े बड़े कबीलों से जनपदों से ये शादी करेगा तो उसको दहेज में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो इतिहास में बहुत सारी शादियों के लिए या वैवाहिक संबंध के लिए जाना जाता था आपका कौन? हर्यक वंश, और मुख्यतः हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, तो इसलिए काफी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था बिंबिसार का। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि 16 महाजनपदों में मगध को अगर कोई टक्कर देने वाला कोई था तो उसमें से अवंती एक बहुत ताकतवर हुआ करता था। अवंती बहुत ताकतवर हुआ करता था 16 महाजनपदों में। तो अवंती 2 भागों में था, एक उत्तर और एक दक्षिण। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिण भाग की राजधानी महासमती। महासमती से तो मूवी बाहुबली याद आ रही होगी, तो यहाँ पर महासमती की इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो उत्तर भाग वाला राजधानी था उज्जैनी, उज्जैनी की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो जो उज्जैन का राजा हुआ करता था, जो अवंती जो राज्य है जिसकी नॉर्थ कैपिटल उज्जैन है, उसका राजा हुआ करता था चंड प्रद्योत। अब चंड प्रद्योत बहुत चढ़ता था किससे? बिंबिसार से। तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और बाद में शांति समझौता हो गया, संधि हो गई। आगे चल के बताते हैं कि चंड प्रद्योत जो था बीमार पड़ गया, उसको टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। तो फिर बिंबिसार ने बोला जा यार, हमारे यहाँ का राजवैद्य डॉक्टर जो है उसका नाम जीवक था, और यही जीवक बुद्ध का भी डॉक्टर हुआ करता था। तो ध्यान रखना, जीवक जैसे राजवैद्य की संज्ञा उपाधि धारण थी, उसको भेजा बिंबिसार ने किसके उपचार के लिए? चंड प्रद्योत के उपचार के लिए, पीलिया के उपचार के लिए। तो आगे चल के चंड प्रद्योत भी बोला कि वाह, अगर हमारे आसपास का राजा अगर इस तरीके से व्यवहार रखता है तो मुझे भी लड़ने में कोई वो नहीं है, मैं भी शांति रख लेता हूं। लेकिन हम जानते हैं कि मगध को टक्कर देने में अगर कोई रहा है तो वो अवंती रहा है। ठीक है, ये एक जनरल स्टोरी हमने सरी करी। अब हम लोग आंसर पे आते हैं। आंसर मैंने आपको बता दिया था बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद situated on the bank of river गोदावरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। वो बोल रहा है कि एक महाजनपद ऐसा है जो गोदावरी नदी पर स्थित था। और बच्चा लोग, आप जानते हो 16 महाजनपदों में एक ही महाजनपद था जो साउथ इंडिया या दक्षिण भारत की सीमा पर स्थित था, और जो गोदावरी रिवर के पास था, क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत में है। तो कोई एक ऐसा महाजनपद है जो साउथ इंडिया में है, गोदावरी नदी पर है, तो वो हुआ करता था असाका। देखिएगा, इतिहास में असाका के दूसरे नाम भी आए हैं, अस्मक। बहुत ध्यान रखिएगा, आप लोग बच्चा लोग ऑब्लिक में लगा लीजिएगा अस्मक। असाका का नाम अस्मक आया है, और इस असाका, अस्मक की कैपिटल होती थी पोटन या पोटली। पोटन या पोटली अभी मैं टेबल के माध्यम से बता दूंगा। तो 16 महाजनपदों में से असाका या अस्मक एक महाजनपद था जो गोदावरी नदी पर स्थित था, और इसका आंसर ए लगाएंगे आप लोग, और जिसकी राजधानी आपकी पोटन या पोटली थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। अवंती तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश में है, ये तो नर्मदा वर्मदा के आसपास स्थित होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये तो ऋग्वेद से आ गया है, तब भी हम लोग इसको डील कर लेते हैं। उपनिषद आर दी बुक ऑन फिलॉसफी, लॉ, योगा, रिलीजन। पहले तो शब्दों को समझिए। उपनिषद,
उप का अर्थ होता है किसी के पास जाना। तो ऋग्वेद में या हम लोग बोलें कि उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में जब उपनिषद का निर्माण हुआ, इस उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत यानी कि वेदों का अंत, या सभी वेदों के लिखने के बाद जो भी ग्रंथ लिखा गया है सबसे अंत में, उसको वेदांत का नाम दिया गया और उसी वेदांत को हम लोग उपनिषद के नाम से जानते हैं। और इस उपनिषद का अर्थ होता है, मीनिंग होता है गुरु के, टीचर्स के पास बैठकर, समीप, समीप को बोलते हैं उप, बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और उपनिषद का निर्माण जो किया गया है उसका वैल्यू जो था वो फिलॉसफी है, दर्शन है। ध्यान रखिएगा, भारत की जितनी भी इंडियन फिलॉसफी है, जिसके जनक राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन इंडियन फिलॉसफी के फाउंडर माने जाते हैं। और दर्शन जो होता है ना, उसका आधार फिलॉसफी जो होती है उसका उपनिषद ही है। उपनिषद को ही आधार बनाया गया है फिलॉसफी को लिखने में या गढ़ने में। अब ये फिलॉसफी होती क्या है जो हम लोग उपनिषद के आधार पर फिलॉसफी का निर्माण कर रहे हैं? कुल मिला के आपको उपनिषद का अर्थ समझना है। देखिए, उपनिषद वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम परमात्मा से अपने आप को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उस पॉजिटिव एनर्जी से। और इस पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको योग या अध्यात्म का रास्ता ले सकते हैं। यहाँ भगवान नहीं बोल रहे हैं, भगवान को पॉजिटिव एनर्जी से हम कैसे जोड़ सकते हैं अपने आप को, और ये पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा हम कैसे लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। और साथ में उपनिषद में ये बताया गया है कि ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये आत्मा परमात्मा बनी किससे है, ये ब्रह्मांड किन तत्वों से मिलकर बना है, ये कौन से छोटे कण हैं जो आपका ये ब्रह्मांड बन रहा है। ये साइंटिफिक चीजों जैसी बात की गई है उपनिषद में। तो यही साइंटिफिक चीजें ही तो कहलाती हैं आपकी फिलॉसफी। फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, एक लॉजिकल चीजें, और फिलॉसफी लॉजिकल है सब्जेक्ट। और उपनिषद में वही लॉजिकल साइंस की बातें, ये सब तरीके की बातें हैं, पॉजिटिव एनर्जी से कैसे जोड़ सकते हैं। और एंड में ये भी बताया गया है उपनिषदों में, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ नहीं मानता, यानी कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, यानी कि यज्ञ की वैल्यू उपनिषद नहीं मानता। और इसका बेस फिलॉसफी है, लॉजिकल। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको बोलना चाहा वो आप समझ गए होंगे और ऑप्शन नंबर ए आप लगा दिए होंगे। उम्मीद करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? मगध की पहली कैपिटल क्या थी यार, पहले भी बताया। मगध राजवंश की पहली कैपिटल राजगीर या ग्रीवज थी। पाटलिपुत्र बाद में बनी, ध्यान रखना। उदयन के काल में बनी थी, ध्यान रखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, पहली कैपिटल मगध की जो थी वो ग्रीवज या राजगिर हुआ करती थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र राजगीर। कोई विदेशी हमला भी हमला करना चाहे ना तो वो हमला नहीं कर सकता है। इसीलिए तो किले विलों का निर्माण किया जाता है। लोग अपनी ऊंचाई पे कैपिटल बनाते हैं ताकि शत्रु हमारी पहुंच से दूर हो, हमारे तक ना आ पाए, आसानी से हम पहुंच जाएं, वो ना आ पाए। तो वही स्थिति राजगीर की होती थी। उम्मीद करता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा। और पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी है, पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुरा। चलिए, Where was the seat of first republic of the world in 6th century BC? फिर से रिपीट करा है क्वेश्चन, लेकिन दूसरे तरीके से। इनमें से चार ऑप्शनों में से सबसे पहले विश्व में रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र या गणराज्य की शुरुआत की गई, जहां का राजा का चयन लोगों के द्वारा किया जाता है। यही तो होता है रिपब्लिक का अर्थ। तो इस रिपब्लिक की शुरुआत प्राचीन काल में सबसे पहले भारत में देखने को मिल रही है। तो वो कहां पर की गई थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में या 600 ईसा वर्ष पूर्व पहले एथेंस में। एथेंस यानी कि यूनान की कैपिटल। यूनान को ग्रीक के नाम से जानते हैं। नहीं, पाटलिपुत्र नहीं, स्पार्टा बिल्कुल नहीं। देखो, स्पार्टा भी यूरोपियन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। इटली के आसपास के फेमस शहर हैं आपके। और लास्ट है आपका वैशाली।
यार यही तो है आंसर आपका। 16 महाजनपदों में वैशाली, जिसमें से एक लिच्छवी कबीला हुआ करता था वैशाली का, जहां पर सबसे पहले रिपब्लिक की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, दिल्ली आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल। रिपीट हुआ है लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूं, पाटलिपुत्र को किसने अपनी प्रथम बार राजधानी बनाया था? कनिष्क ने, उदयन ने, कालाशोक ने, अजातशत्रु ने। तो हमें पता है कि उदयन नाम का राजा हुआ करता था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और इस पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते हैं बच्चा लोग? कुसुमपुरा के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन रहे होंगे। अब थोड़ा सा और समझते हैं। ये 4 ऑप्शन आए ना, ये 4 ऑप्शन में चारों के नाम से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कनिष्क जो कि कुषाण वंश से संबंधित है, और कुषाणों की 2 ब्रांच थी, एक कुजुल कैटफाइसिस और एक विम कैटफाइसिस। तो विम कैटफाइसिस की शाखा से संबंधित कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया था, यानी शक संवत यानी कि कैलेंडर, और जिसके समय कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बढ़ गया था इसी बौद्ध संगीति में। और इसी के शासनकाल में हमें पता होगा कि जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो उसमें बौद्ध धर्म पर कुछ टीकाएं लिखी गई, और उस टीका का नाम था विभास शास्त्र। ध्यान रखिएगा, वो कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क ने खुले मन से बौद्ध धर्म की महायान शाखा का भरपूर विस्तार किया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा के म्यूजियम में कनिष्क का विशाल स्टैचू आपको देखने को मिल सकता है। कुषाणों की बहुत सारी जानकारी देखने को मिल सकती है। और इसी कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, पाकिस्तान वाला पेशावर में बनाई थी। ध्यान रखना। और इसी के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र जैसे चरक जैसे लोग रहा करते थे। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हमें तो आंसर चाहिए ना कि पाटलिपुत्र किसने बनाया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब ये कालाशोक कौन है यार, आप लोग याद करो, हर एक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का राजा एक हुआ करता था जिसे कालाशोक के नाम से जानते थे, जिसे कांक वर्ण के नाम से जानते थे। कालाशोक या काल्क वर्ण जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित है। और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इतनी बात ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। मैंने बोला ना, इन क्वेश्चनों में बहुत कुछ ऐसा है जो एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, और जितना भी बचेगा वो नेक्स्ट के वीडियो में आ जाएगा। इसीलिए तो हमने बोला है कि पूरे हर चैप्टर पे सीरीज चलेगी और पूरे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अजातशत्रु के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, बिंबिसार का बेटा, हर एक वंश से संबंधित। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 13 बोल रहा है आपका, द इंडियन किंग हु अपोज अलेक्जेंडर। इंडियन किंग वो कौन था जिसने अलेक्जेंडर का विरोध किया था? आम्भी? अरे भाई, भारत की उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सीमा में जब हमला किया ना, आम्भी तो आत्मसमर्पण कर लिया बिना लड़े। चंद्रगुप्त तो था ही नहीं, ध्यान रखना है, घनानंद भी नहीं। हमें पता चलता है उस समय जब अलेक्जेंडर ने हमला किया तो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में पोरस ही एक राजा था, पुरु ही एक राजा था पंजाब क्षेत्र में। पुरु या पोरस एक ही बात है, जिसने भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा था, अपोज किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट था। ये बात जरूर है कि वो हार गया था, लेकिन अलेक्जेंडर उसकी वीरता से खुश होता है और बाद में उसके राज उसको दे देता है। तो पोरस की लड़ाई, और आपने देखा होगा कि सीरियल भी आता है पोरस के नाम से,
तो स्पष्ट हमें पता चलता है कि पोरस की लड़ाई थी, पोरस ने फाइट करी थी पंजाब साइड में अलेक्जेंडर दी ग्रेट से। उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Among the following sites, ये 4 साइट में से sculpture evidence regarding the first representation of Buddha in human form has come from, वो ये बोल रहा है कि 4 मूर्तियों में से, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तियां, तो बुद्ध का जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन था बुद्ध का, जो बुद्ध को जो पहली बार बुद्ध की मूर्तियों में दर्शाया गया एज अ मानव के रूप में, ह्यूमन के फॉर्म में, या बुद्ध की सबसे पहले जो मूर्तियां बनाई गई हैं एज अ ह्यूमन, तो सबसे पहले हमें इन चारों में से कहां पे देखा गया? देखो यार, अमरावती, बरहुत, सांची, मथुरा। देखिएगा, बुद्ध की 2 स्टाइल में मूर्तियां बहुत फेमस थी। मथुरा शैली में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनना चालू हुई थी, और भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में गांधार शैली की मूर्तियां बनी थी, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें यूनान रोमन का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी शैली गांधार शैली कहलाई। तो बुद्ध की सबसे पहले निर्मित मूर्ति जो मानी जाती है वो मथुरा शैली की मानी जाती है, देसी आर्किटेक्ट माना जाता है, जहां बुद्ध को ऐसा ह्यूमन रिप्रेजेंट किया गया है, और सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन हमें मथुरा शैली में देखने को मिलता है। फिर बाद में अन्य शैली में, गांधार शैली में भी बुद्ध की मूर्तियां बहुत फेमस रही हैं। वो आगे चल के हेलेनिस्टिक आर्ट में हम जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। अभी जो पहली मूर्ति की बात कर रहा है तो वो मथुरा। उम्मीद करता हूं बच्चा, जो मैंने आपके साथ जो जनरल बात शेयर करी है उसको आप ध्यान से सुनेंगे। और ये आपके सामने एक इमेज बनी हुई है, स्लाइड बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है 16 महाजनपदों के बारे में, और 16 महाजनपद यहाँ पर लिखे भी गए हैं, हर की एक कैपिटल भी लिखी गई है। जैसे कि अंग लिखा गया है, अंग की कैपिटल चंपा थी। मगध की कैपिटल देखो तो पहली थी गिरिव्रज या राजगृह, ठीक है। काशी यानी कि बनारस, वत्स यानी कि कौसंबी, कौसंबी तो देखो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, वत्स की कुछ तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल क्या? चंपा। अब ये चंपा जो है ना, जब बिंबिसार ने चंपा को जीत लिया ना, तो अपने बेटे को बोला जाओ हैप्पी बर्थडे मनाओ अजातशत्रु, तुम्हें हम गिफ्ट में दे देते हैं चंपा। यानी कि अधिकार किसने किया? बिंबिसार ने, और गिफ्ट किसको दिया? चंपा, अजातशत्रु को। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आंगे की कैपिटल चंपा, और मगध की मैं बता चुका हूं, काशी यानी कि हो गया बनारस, ठीक है, और वत्स यानी कि इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र कौशाम्बी, और कौशल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौशल महाजनपद जो था जिसकी कैपिटल श्रावस्ती, और श्रावस्ती के साथ ऑब्लिक में अयोध्या लगा लेना, क्योंकि श्रावस्ती को यहाँ पर कौशल को अयोध्या से भी जोड़ा गया है। तो 5 महाजनपद। और आगे बढ़ते हैं। अवंती, अवंती, अवंती देखो, अवंती की नॉर्थ कैपिटल है उज्जैन, साउथ कैपिटल है आपकी महास्मृति, ठीक है। तो जो उज्जैन वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ का राजा चंडप्रद्योत हुआ करता था, ठीक है। गंधार जो पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था, और गंधार यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो थी तक्षशिला थी, जो गांधार में स्थित थी, मैं भूल गया था, और जो वर्तमान का रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र है। इसी तक्षशिला के तो प्रोफेसर थे आचार्य चाणक्य, ठीक है। अब एक मैंने बताया आपसे असाका, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अस्मक, तो कंफ्यूजन मत लाना, अस्मक ही आपका असाका है, जिसकी कैपिटल मैंने क्या बताई थी? पोटन या पैटली। तो इतिहास में पोटन पैटली अगर ऑप्शन में ना मिलता हो तो उसको आप लोग पैठन भी कर सकते हो, पैठन या प्रतिष्ठानपुर, ध्यान रखना। और बैंक कौन सी है आपकी? गोदावरी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठानपुर या पैठन, ये दोनों ऑप्शन आपके उसी से संबंधित है, पोटन या पोटली को ही आपका प्रतिष्ठान पैठन बोला गया है। वज्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वज्जी जो हुआ करता था, याद कीजिए, वज्जी की कैपिटल आपकी वैशाली, और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, वैशाली में लिच्छवी कुल हुआ करता था, ठीक है। और वैशाली सबसे पुराना क्या माना जाता है? रिपब्लिक। मल्ल जो था उनकी, उसका स्टेट मल्ल जो था वो कौन सा था? कुशीनगर, जिसकी कैपिटल कुशीनगर हुआ करती थी मल्ल गणराज्य की, और यहीं पे बुद्ध को अंतिम संस्कार प्राप्त हुआ था। देखिएगा 16 एक एक करके, एक क्रमबद्ध रूप में
आगमन और निगमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चलिए साइकोलॉजी की तो बात नहीं करेंगे। जब खाना इतनी ज्यादा मात्रा में आ जाए आपके पास, ठीक है, तो सब तो नहीं खा पाओगे एक बार में, पेट खराब हो जाएगा। ज्यादा रोटी खा ली तो खराब हो गया, कम खा ली तो खराब हो गया। तो पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि आप कुछ भी चीज आए उसको टुकड़ों में तोड़ लो, सारा कुछ एक बार में नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलें कि एक सरल से जटिल की ओर बढ़े। यानी कि पहले चीजें सरल सीखें, बाद में कठिन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज सरल सीखोगे, भले ही कठिन आप बाद में सीखोगे, लेकिन ये सरलता आपके अंदर मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस का निर्माण कर देंगी। और ये मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, जो पॉजिटिव हार्मोन आपको कठिन चीजों को सीखने में मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं एज फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। करते रहो करते रहो करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। उम्मीद करता हूं कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे लेक्चर को, क्योंकि आपके लिए है। और जीएस बाला एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएस बाला एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव ये मैटर नहीं है, बहुत कुछ चेंज ला सकता है। तो इस कोरोना के नेगेटिव माहौल में खुश रहने की कोशिश करिए, और इस माहौल में पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए, क्योंकि जब हमने पढ़ाना नहीं छोड़ा, हम अपनी बात नहीं कर रहे, सबने टीचिंग इंडस्ट्री में, तो आपका भी दायित्व है कि आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। हम पढ़ाना नहीं छोड़ रहे तो आप पढ़ने नहीं छोड़ेंगे, भले ही समस्याएं कितने विकराल हो जाएं, और होने देंगे नहीं। स्वस्थ रहिए, साफ सफाई से रहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सिर्फ अकेले ही नहीं, ये पॉजिटिव अपने परिवार के साथ भी, अपने समाज के साथ भी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इतिहास का एमसीक्यू, बुद्ध से संबंधित सीरीज में हम लोग जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।